हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर EEE जो आप सभी का सब्जेक्ट है, मतलब कि वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसके बारे में। हमारे पास कई लोगों के डिमांड्स आए, कई स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर आप EEE की कोई क्लासेस नहीं ले आए, मैराथन क्लासेस ले आइए। तो आज हम मैराथन क्लासेस लेके आए हैं EEE की, और देखते हैं कि इसमें पहले वीडियो में कितना कवर हो पाता। आप सभी की डिमांड पे ही ये क्लास आई है, तो आप सभी डिमांड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप सभी को कौन सी क्लास चाहिए। जो आप सभी की डिमांड होगी उसी हिसाब से आप सभी की अब क्लासेस आएंगे, क्योंकि आप सभी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले जल्दी हैं। क्योंकि अभी तक आप सभी की जो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो अभी कहा नहीं जा सकता कि आप सभी के एग्ज़ाम जो हैं वो इतनी तारीख से स्टार्ट ही हो जाएंगे, जो डेट आ गई है। ठीक है, तो अगर जहाँ कहीं की क्या हो, अगर जो एग्जामिनेशन फॉर्म अगर फिलअप हो गया तो आप लोग अपने कॉलेज का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमारे यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो गया है और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसको करके बताइएगा। बाकी आप सभी के एग्ज़ाम्स आप मान के चलिए कि आप सभी के एग्ज़ाम्स ये जो आने वाले जनवरी है इसी से है, मतलब कि जो आपकी डेट आई है, जो शेड्यूल आई है, इसी से मान के चलिए और इसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप भी अपनी तैयारी कीजिए, जिससे अगर बाई चांस डेट आगे एक्सटेंड भी हो जाता है तो भी आप सभी की तैयारी बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो, आप लोग और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी ये डेट जो आई है, आप सभी की शेड्यूल आई है, उसको मान के चलिए। बाकी अगर डेट आगे बढ़ती है तो फिर अच्छी बात है हमारे लिए, और अगर उसी टाइम पे होती तो हम तैयार रहें देने के लिए उस टाइम पे, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आप सभी की डिमांड पर आज ये क्लास आई, स्टूडेंट डिमांड पे क्लास आई है। ठीक है, ठीक है, ये क्लास क्या है, स्टूडेंट डिमांड पे आई है। तो आप लोग नेक्स्ट बताइए कौन सी क्लास चाहिए आपको। जो क्लास आप सभी की डिमांडिंग रहेगी वो सब्जेक्ट की क्लास अगली बार आप सभी की हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो आप सभी की क्लासेस चल ही रही है, ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी के जो भी जूनियर्स होंगे, 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट्स होंगे, उन सभी दोस्तों को भी बताइएगा कि हमारे चैनल पर सारी क्लासेस अवेलेबल। अगर वो लोग भी डिमांड करते हैं कि सर हमारे इस सब्जेक्ट की आप मैराथन सेशन ले आइए, जैसे कि उसमें सोम है, सीटी है, बीसी है, HHM, इन सब की क्लासेज है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट की क्लासेज ले आए, तो वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका एग्जाम क्या है आगे से, तो आप सभी का एग्जाम चलता रहेगा 5th सेमेस्टर वालों का, तो हम 3rd सेमेस्टर वालों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। पहले आप सभी की ज़रूरी है, बाकी आप सभी उन सभी दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, और एक एक चैप्टर उठाएंगे। हर एक चैप्टर से हम जो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व कराएंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में। क्योंकि क्या है, ये थ्योरी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, न्यूमेरिकल इसमें है नहीं, एक आध दो न्यूमेरिकल्स आते हैं कभी कभार, वो भी नहीं तो नहीं आते। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करें। थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको क्वेश्चंस की ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चंस हम आप सभी को दे देंगे, बाकी आप लोग लीजिए, क्वेश्चन बैंक आते हैं, सरन आते हैं और पता नहीं क्या क्या आता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बुक जिसके पास होगी वो बुक लीजिए। अब प्रभु की शरण वही चाहिए हमको भाई, तो शरण आते हैं, आप लोग उनसे देख के पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कल हम एक चीज़ और बता दें, कल की बात है, कल हमने प्लान किया कि आप सभी की डिमांड आ रही थी, तो हमने प्लान किया कि WW की कोई क्लासेस लाई है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने आयुष सर से बोला, तो आपके जो आयुष सर है उन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत मेहनत से करके आपके एक एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे उनको छांट के हमको दिया कि सर ये लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको बच्चों को बता दीजिए, स्टूडेंट्स को बता दीजिए, और यहाँ से क्वेश्चंस उनको मिल जाएंगे और वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास उनकी लिस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, जितना उन्होंने लिस्ट बना के दिया, एक एक चैप्टर से उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें छाटी है, तो हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप सभी ने इसकी प्रीवियस की किसी वीडियो किसी भी लेक्चर को हमने मैराथन सेशन भी बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी चली है, और बाकी फुल लेंथ की जो क्लासेज हैं सारे सब्जेक्ट्स की वो भी चली है, तो आप उनको भी देख सकते हैं विजिट करके हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट सोचना,
हमने चैनल का एनालिटिक्स चेक किया, चैनल पे एनालिटिक्स होते हैं तो वहाँ पे हमने चेक किया तो 67% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख के चले जा रहे हैं। कौन लोग हैं भाई साहब ये लोग? 33% लोग ऐसे हैं जो केवल चैनल को सब्सक्राइब किया वीडियो देख रहे हैं, लेकिन 67% लोग बताइए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देखे चले जा रहे हैं। बताइए ये सब क्या है? आप सभी का क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम बेल आइकन प्रेस करके रखिए जिससे कि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करके रखिएगा इसीलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला जो चैप्टर आप सभी का, ठीक है, हम बुक उठा लेते हैं। बुक से जो भी बुक से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आयुष सर ने बताया। सबसे पहला कि आप सभी का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन है, ठीक। इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा वाटर सप्लाई सिस्टम है। वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है, चलिए बात करते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें जल को जल स्रोत से प्राप्त करके शोधन करके, मतलब कि ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम मतलब कि जल आपूर्ति प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली यह एक ऐसा सिस्टम है। एक सेकंड आप लोग रुकेंगे। अब ठीक है, क्या है कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे जल स्रोतों से जल लेके शोधन करके और फिर क्या करते हैं हम संयंत्रों में शुद्ध उपचार करके क्या करते हैं, फिल्टर करके फिर आप सभी तक जो पहुंचाने की प्रक्रिया है। जैसे क्या होता है शहरों में, क्या होता है, हम सब तो गांव में रहते हैं, आप भी गांव में आए हो कि कुछ लोग गांव में रहते होंगे, कुछ लोग शहरों से बिलोंग करते होंगे। तो गांव में, शहरों में क्या होता है कि वहाँ पे देखते हैं आप नल और ये सब नहीं मिलता, तो वहाँ पे क्या होता है वाटर आता, पानी आता, कितने से इतने बजे तक पानी आएगा, आप तभी पानी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे कैसे कितना पानी आता है। तो जैसे क्या वो यहाँ से क्या है, ये हमारा कोई नदी तालाब है, ठीक है। पानी क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से पानी लेते हैं, फिर यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद यहाँ से जो यहाँ तक, यहाँ आप सभी के घर बने हुए हैं, ठीक है, आप सभी के यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचाने की प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रक्रिया को यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो प्रक्रिया है पानी के पहुँचाने की प्रक्रिया, अब इसके बीच में भी कई प्रक्रियाएँ आती हैं, ठीक है, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बता दें वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है। जो जल आपूर्ति प्रणाली होती है वो क्या होती है कि जल स्रोतों से जल को लेकर शोधन संयंत्रों द्वारा शुद्ध उपचार करके घरों तक या फिर शहरों तक जो पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, ऐसे सिस्टम को वाटर सप्लाई सिस्टम कहते हैं। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। ये तो वो वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक। देखिए इसी में आपसे का क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज वाटर सप्लाई सिस्टम write down the sources of water, sources of water। दो क्वेश्चन को हमने एक क्वेश्चन में कंबाइन कर दिया। इस तरह से भी आप सभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है और क्या कीजिए सोर्स ऑफ वाटर, जो पानी के स्रोत जहाँ से हम पानी उठाते हैं वो उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए हमने आपको बता दिया कि वाटर सप्लाई सिस्टम क्या। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है, ठीक है। वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया कि जल स्रोतों से जल को लेकर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रोग मुक्त करके, कीटाणु मुक्त करके, मतलब कि उसको फिल्टर करके लोगों तक या फिर शहरों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रणाली को वाटर सप्लाई सिस्टम या फिर जल आपूर्ति प्रणाली कहते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर की। तो सोर्सेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, अगर बात करते हैं तो सबसे पहला क्या आता है, एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स और एक सरफेस वाटर सोर्स।
क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं सोर्स। वाटर सोर्स, वाटर सोर्स। एक अंडरग्राउंड वाटर या फिर सब सरफेस वाटर इसको बोलते हैं, ठीक है, सब सरफेस वाटर सोर्स, और एक सरफेस वाटर सोर्स, सरफेस वाटर सोर्स। अब क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर में भी कई हमारे आ जाते हैं, जैसे क्या, कुएं, रिसन गैलियाँ, झरने, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, कुआं या फिर कुएं मतलब वेल्स, कुएं, और फिर रिसन क्या बोल सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी मतलब कि रिसन गैलरियाँ, रिसन गैलरी, इसको इंग्लिश बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। और क्या हमारा हो सकता है, कुआं हो गया, रिसन गैलरी हो गया, और झरना जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग्स। ये हो गए अंडरग्राउंड वाटर। अगर हम सरफेस सोर्स की बात करते हैं तो नदियाँ हो गया, रिजर्वायर हो गया, झीलें, ठीक है। अब क्या हो गया, नदियाँ जिसको हम रिवर्स बोल सकते हैं, रिजर्वायर, रिजर्वायर, और बोल सकते हैं रिवर्स हो गया, रिजर्वायर हो गया, और झील, झील मतलब क्या हो सकता है कि क्या होगी, इंग्लिश क्या होगी, लेक्स, भूल जाती चीज़ें कभी कभी, ठीक है, लेक्स। इसको हम कुंड बोलते हैं, जल कुंड बोल सकते हैं, कुंड, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या हुआ, वाटर सोर्स हो गए हमारे। अब इनसे क्या होगा, वाटर शोधन संयंत्र तक जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम में, ये तो हमारे क्या वाटर सोर्सेज होगा। अब अगर इनके बारे में चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अगर हम वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं, इनसे क्या होगा, वाटर को लिया जाएगा, ये दो दिखा रहे मतलब कि सभी से लिया जा रहा है, ठीक है। इन किसी से भी इनमें से लिया जा सकता है वाटर को। अब क्या होगा, वाटर को वहाँ से लेने के बाद वाटर रेसिफ्रेक्शन, ठीक है, सॉरी रेक्टिफिकेशन मतलब कि शोधन संयंत्र तक कहाँ से ले जाया जाता है वाटर। ये थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, नीचे थोड़ा सा और लिखना, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, चीज़ें हमको थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, तो हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से आएगा रेक्टिफिकेशन प्लांट, क्या, वाटर रेक्टिफिकेशन प्लांट, वाटर रेक्टिफिकेशन प्लांट। फिर अब क्या होगा, इसको वाटर रेक्टिफिकेशन प्लांट को क्या बोलते हैं, जल संयंत्र केंद्र, मतलब कि जहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ से लेके आके फिर यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा, इसको प्योरीफायर किया जाएगा, मतलब कि वाटर शोधन केंद्र में ला के, सुनिए, ये वाटर रेक्टिफिकेशन मतलब कि इसको शोधन केंद्र में लेंगे, बहुत थोड़ा सा मिस्टेक हो, शोधन केंद्र लाने के बाद फिर उसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद क्या करेंगे, वाटर स्टोर करेंगे। तो हमको वाटर स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर स्टोर होने के बाद जब हमारे पास वाटर क्या होगा, स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद क्या, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जल वितरण,
ये हो गया, ये इतना काम किया जाता है। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है, हमारा गांव में हो सकता है, कॉमर्शियल के लिए हो सकता है, फिर हम व्यवसाय के लिए करते हैं, इंडस्ट्री के लिए करते हैं, तो सब जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी में जो होता है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हो गया क्या, वाटर सप्लाई सिस्टम और सोर्सेस ऑफ वाटर। यहाँ पे आप सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में अब देखिए, एक तो वैसे सोर्स ऑफ वाटर जो है वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास क्या होता है वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में लिखें, तो आप लिखेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम क्या, हम डेफिनेशन आप सभी को बता दें, फिर ये बनाएंगे, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये बनाएंगे, उसके बाद आप फिर एक एरो और लगा के आगे लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कहाँ एग्रीकल्चर यूज़ के लिए जाएगा, फिर डोमेस्टिकल यूज़ के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, फायर फाइटिंग, पब्लिक यूज और मेडिकल यूज, ठीक है। ये होगा, सभी चीज़ों के लिए जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद जो वेस्ट वाटर होगा, यहाँ से सब जगह फिर वेस्ट वाटर को क्या होगा, लिया जाएगा, ठीक है। जो वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट किया जाए, फिर उस वेस्ट वाटर को क्या किया जाएगा, डिस्पोज किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। ये टोटल क्या होता है, हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्या होगा, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ होगा, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए और मेडिकल यूज़ के लिए, ठीक है। इन सब का जो वेस्ट आएगा, उन सब के वेस्ट को क्या करेंगे, फिर से हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम उसको डिस्पोज कर देंगे किसी नदी नाले तालाब में, ठीक है। उसको कभी क्या करते हैं, शुद्ध करके डिस्पोज करते हैं, मतलब कि फिल्टर करके डिस्पोज करते हैं और ट्रीट करके। कभी कभी ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा जैसे इंडस्ट्री से आ रहा है तो उसमें बहुत सारी गैसें होती है, तो उसको हमको डिस्पोज करने में क्या करेंगे, डिस्पोज करने से पहले उसको हमको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर नदियों में जाएगा तो फिर पानी, जाहिर सी बात है नदियों में लोग नहाते हैं, ठीक, कहीं क्या आपको नदियों का पानी लोग पीते भी हैं, तो क्या होगा इन सब के लिए, ठीक है, उन सब के लिए फिर ये हानिकारक हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्पोज करते हैं। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के चैप्टर में, ठीक। ये क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कि ये आपको समझ में आया होगा। अब डिजाइन पीरियड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में क्योंकि भी आता क्वेश्चन कि डिजाइन पीरियड, अभिकल्पन अवधि। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि डिजाइन पीरियड क्या होता है। अगर हम बात करते हैं डिजाइन पीरियड के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख दें, डिजाइन पीरियड मतलब कि बोलते हैं इसको अभिकल्पन अवधि। अभिकल्पन अवधि मतलब कि कोई भी जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया जा रहा है, कोई स्टोरेज बनाया जा रहा है, तो वो कितने अवधि के लिए, कितने समय के लिए उसको डिजाइन किया जाता है, उसकी बात करते हैं। तो ये जनरली जो होता है पिछले डेटा के अनुसार क्या होता है, इसको डिजाइन किया जाता है। सामान्य रूप से नगरों की जनसंख्या से लगातार साल दर साल क्या होती है, वृद्धि होती जा रही है। इसलिए जल आपूर्ति प्रणाली वाटर सप्लाई सिस्टम योजना का प्रस्ताव और डिजाइन बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चूँकि क्या होगा, जो रिजर्व वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, हमको उसको पहले रिजर्वायर से ला के, मतलब कि वाटर सोर्स से ला के रेक्टिफिकेशन करके फिर स्टोर करना पड़ता है। तो जैसे ही क्या साल भर साल का हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही तो क्या होगा, हम इतना पानी स्टोर कर लेते हैं कि ताकि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते क्या किया जा सके, उसको सप्लाई किया जा सके, ठीक है। साल 2 साल 10 साल 50 साल 60 साल के लिए सप्लाई किया जा सके। लेकिन जब क्या कि साल भर हर साल क्या होगी, जनसंख्या बढ़े, तो जब हर साल जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे पानी की खपत ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे रिजर्वायर तो उतना ही बड़ा है ना, रिजर्वायर तो बड़ा हो नहीं गया। तो जब भी हम डिजाइन करते हैं तो इन सब का क्या करते हैं, फैक्टर्स को क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि आने वाले 10 साल में जनसंख्या यहाँ की कितनी हो सकती है। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि हाँ यहाँ की जनसंख्या 10 साल आने वाले 10 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से उतने अधिक पानी के लिए क्या करते हैं, वहाँ की जनसंख्या को वहाँ का जो रिजर्व बना रहे हैं स्टोरेज, उसको हम उतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो वो डिजाइन पीरियड होता है, कितने अवधि तक क्या करते हैं हम लेते हैं, कितना समय लेते हैं, ठीक है।
तो जो मुख्य रूप से अधिकतर जल आपूर्ति योजनाएं जो बनाई जाती हैं, जो जल आपूर्ति योजनाएं, वाटर डिमांड जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वो 20 से 30 साल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, 20 से 30 साल के डिज़ाइन किए जाते हैं। ये डाटा आप याद रखिए, 20 से 30 साल के लिए क्या करते हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये होगा डिज़ाइन पीरियड। वही 20 से 30 आपको याद रखना, बाकी इसके बारे में आप जो गाथा लिख देंगे सब चल जाएगा। 20 से 30 आपको हाईलाइट करने की जरूरत पड़ेगी जब भी आप क्या करेंगे वहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि एग्जाम में लिखेंगे तो वहाँ पे आपको हाईलाइट करने पड़ेगी। 20 से 30 साल के लिए इसको क्या करते हैं हम डिज़ाइन करते हैं, अधिकतर डिज़ाइन करते हैं इतने साल के लिए। ठीक है, ये होगा डिज़ाइन पीरियड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है आपके आंसर में? ठीक है, अब नेक्स्ट ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, एक फोरकास्टिंग ऑफ क्या होता है वाटर सप्लाई, ये आगे बात करेंगे। नेक्स्ट ये जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जाता है उसमें आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, ये पहला चैप्टर आपका ख़त्म होता है। पहले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत था तो वो हमने आपको बता दिया। और नेक्स्ट चैप्टर क्या था आपका, वाटर सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर सोर्स के बारे में हमने आपको बता दिया कि वाटर सोर्स क्या होते हैं, और हमने आपको फ्लो चार्ट भी बना के बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। वाटर सोर्स में हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है और फिर सब सरफेस और सरफेस वाटर बोल सकते हैं। सब सरफेस में हमारा जो ज़मीन के नीचे जैसे कुआं हो गया, बाकी और भी हमारे क्या और भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, और जैसे सरफेस वाटर में हमारा रिवर्स, लेक्स, वाटर स्ट्रीम्स, कैनाल्स, इम्पाउंडेड रिजर्वायर, सी वाटर, रेन वाटर स्टोरेज, सारे क्या होते हैं हमारे सरफेस वाटर में ये सब आते हैं। मतलब नदियाँ, झीलें, जलधाराएँ, नहरें, जलाशय और समुद्र जल, वर्षा जल संग्रहण, ये सब क्या होता है हमारे सरफेस वाटर में आते हैं। सब सरफेस वाटर में जैसे इन्फिल्ट्रेशन गैलरी हो गई, स्प्रिंग्स हो गया, वेल्स हो गया, इन्फिल्ट्रेशन पाइप्स हो गए, और ठीक है इन्फिल्ट्रेशन वेल्स हो गए। अब इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये कभी कभी आता है आपसे एग्जाम्स में कि इन्फिल्ट्रेशन वेल क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी या फिर इन्फिल्ट्रेशन वेल्स। इन्फिल्ट्रेशन अब जैसे क्या होता है, हमने आपको वेल बताया मतलब कुएं। अब कुएं भी कई प्रकार के कुएं हमारे पास होते हैं, तो आप इन सबको भी क्या करेंगे, लिखेंगे एग्जाम में जब भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या करते हैं, बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको केवल बता रहे हैं, तो आप लोग उस हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि क्या करना है, एक ही लेक्चर में हमको ये पूरा वाटर जो, क्योंकि दो पार्ट है इसमें, एक वाटर है और एक वेस्ट वाटर है, दोनों पार्टों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सोचें हम 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। एक सेकंड आप लोग रुकेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा वायर है ना माइक वाला, तो दिक्कत करता है क्योंकि भी कैमरा हिल जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कुओं के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपको पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि भी आ जाता है आपसे एक एग्जाम में। तो जैसे क्या हुआ, अगर आ गया वाटर सोर्स के बारे में, तो आपको सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर कम से कम 3 से 4 पेज में लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 5 नंबर देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप जानिए 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर में कम से कम आपको 4 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा। कितना, सरफेस वाटर, अगर वाटर के सोर्स के बारे में तो कम से कम 4 पेज आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आपको कहीं 4 से 5 नंबर, 4 से 4.5 नंबर के बीच में देगा। पूरा वो भी नहीं देगा, पूरा तो कभी नहीं देगा। आप इतना नोटिस करके चलिए कि अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट में पूरा नंबर कभी नहीं देगा, कोई भी एग्जाम होगा तो पूरा नंबर वो आपको नहीं देगा। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके थ्योरी सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा हो सके, और एक चीज़ जितना ज़्यादा हो सके आप फिगर बना के लिखिए, तो आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। फिगर अगर आप बना के लिखते हैं ना, तो एग्जाम के ऊपर क्या होता है, दिमाग में चलता है हाँ इसको आता है, इसने इसलिए फिगर बनाया है। ये सारे सबको नहीं पता ना फिगर कैसे होता है, सारे लोग को नहीं पता होता है।
क्योंकि आपको पता है तो उसको समझ गया हाँ इस बच्चे को आता है, तो मतलब कि इसको नंबर देना चाहिए। इसने बनाया, फिगर बनाया, अगर वो फिगर देख लिया, फिगर सही है, तो वो पढ़ने नहीं जाएगा कि ये चीज़ क्या लिखा है, एक आध लाइन पढ़ेगा बस छोड़ देगा बाकी। तो आप फिगर जरूर बनाइए, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन गैलरी की। अब बताते हैं इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है। आपने नदियाँ देखी हैं, नदियों में क्या होता है जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, और कभी कभी क्या होता है वो फिर पानी खाली हो जाता है। सब जगह नहीं खाली होता लेकिन कहीं कहीं खाली हो जाता है। तो वहाँ पे हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे नदियों के किनारे और उस नदी की दिशा की अनुदिश, जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में क्या करते हैं हम, एक अंडरग्राउंड क्या करते हैं, कुआं बना देते हैं। अंडरग्राउंड क्या करते हैं, कुआं बना देते हैं, और उस कुएं को क्या करते हैं हम कंक्रीट के द्वारा बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। और उस कंक्रीट में, उस कंक्रीट के ऊपर क्या करते हैं 12 से 15 सेंटीमीटर का ढेर सारे हम क्या करते हैं होल्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है क्योंकि अंडरग्राउंड बना रहे हैं, तो अंडरग्राउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे तो क्या होगा, पानी जो होगा, पानी तो ऊपर ऊपर से नदी में खत्म होगा ना, अंदर तो पानी है ना, जमीन के अंदर तो पानी है, वो रिस के क्या होगा हमारा, उस क्या होगा इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, जो इसलिए उसको गैलरी बोले, चूँकि वो एक सुरंग नुमा बन रही है। उसको क्या करते हैं, एक सुरंग नुमा, जैसे क्या करते हैं, अगर इसका फिगर आप सभी के लिए बनाना हुआ तो आप सभी कैसे बनाएंगे। इन्फिल्ट्रेशन अगर गैलरी की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग कुआं कैसे बनाएंगे। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे आप सभी की बात मान लेते हैं, नदी है, ये कुछ नदी जा रही है, और यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, ये बन गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम छोड़ दिए ऐसे, यहाँ पे हमने छोड़ दिया थोड़ा सा जगह, फिर यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया, ऐसे ही हमने क्या किया, कई जगह क्या किया, ऐसे जगह छोड़ दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, होल्स बना देते हैं ऐसे, क्या होगा, इसके पानी इसमें से भर जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, ये हमारी नदी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी ये कुछ होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्वीफर होता है, ठीक है। एक जमीन में दो प्रकार की लेयर्स होती है, एक होती है कौन सी, एक होती है परवियस लेयर और एक इम्परवियस लेयर, मतलब कि पारगम में पड़ते हैं और अपारगम में पड़ते हैं। अब इनकी बात अगर करते हैं, पारगम में पड़ते हैं और अपारगम में पड़तों की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कुएं हमारे, पारगम परत मतलब परवियस एक्वीफर और इम्परवियस एक्वीफर, या फिर स्ट्रेटम बोल देते हैं। और जो परवियस एक्वीफर होते हैं मतलब कि जिनसे क्या करता है हमारा वाटर, जिन ऐसी सॉइल्स, ऐसी परत जिनके क्या होता है हमारा वाटर क्या होता है होकर जा सकता है, जैसे बालू हो गया, ग्रेवल हो गया, इन सब से क्या होता है वाटर हमारा रिस के जा सकता है। तो ये परवियस लेयर में ये सारी चीज़ें होती है। और इम्परवियस लेयर में चट्टानें ऐसी होती है जिससे क्या होता है वाटर एक दूसरे से, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता, तो वो इम्परवियस एक्वीफर कहलाते हैं। परवियस एक्वीफर हमारे 3 तरह के होते हैं। पांचवें एक्वीफर, चलिए बात कर लेते हैं। तो इन सब के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वहाँ पे, शायद हाइड्रोलिक में नहीं, उसमें जो आपने पढ़ा होगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला इसमें होता है एक पस्ड एक्वीफर, ठीक है, और एक कन्फाइंड, एक अनकन्फाइंड। एक पस्ड एक्वीफर, दूसरा कन्फाइंड एक्वीफर, तीसरा अनकन्फाइंड एक्वीफर,
अनकन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, फर्स्ट एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर। अब फर्स्ट एक्वीफर क्या होता है, जैसे क्या हुआ, चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या हुआ, ये हमारा ग्राउंड सरफेस कुछ इस तरह से बना हुआ है, मान लेते हैं। कहीं कहीं पे होता है ना, आप सभी को कुछ इस तरह से दिखता है, तो वही चीज़ है, समझ लीजिए। तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ हमारी परवियस लेयर होती है, इम्परवियस लेयर्स होती है। ठीक है, कैसी, जैसे क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ हमारे, ये मान लेते हैं, इसको हम परवियस लेयर मान लेते हैं, परवियस लेयर, और ये इम्परवियस लेयर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आकृति बनी होती है। क्या होती है, कुछ इस तरह से क्या होती है, हमारी आकृति बनी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये भी इम्परवियस होता है, इम्परवियस लेयर होती है। और इस लेयर में क्या होता है, पानी, ये GWT ग्राउंड वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक, जो क्या होता है, यहाँ तक हमारा क्या होता है, पानी भरा रहता है इसमें पूरा, यहाँ तक हमारा पानी हमेशा भरा रहता है, ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, हमारा पानी भर जाता है। तो कभी क्या करते हैं ना, और ग्राउंड सरफेस ये हमारा, हमको पानी लेने की जरूरत है। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप कि घर पे कोई नल लगा होगा ना, कोई हैंडपम्प जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नल तो डालते हैं, पानी मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो सूख जाता है, नल एकदम सूख जाता है, पानी नहीं आता, तो वो इसी लेयर रह जाता है। इसको हम फर्स्ट एक्वीफर बोल देंगे। क्या, ये हमारा क्या है, फर्स्ट एक्वीफर। वो पानी कहाँ से मिलता है, वो यहीं से मिलता है, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये सूख जाता है। आप देखते हैं तो वो ये सतह मिलती है, ये सतह मिलती ही नहीं है। अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे तो पानी भरा, पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, सूख जाता है। अब इतना पानी है तो 2-4 लीटर की खत्म हो जाए, यहाँ पे ढेर सारा पानी होता है, लेकिन इसकी मात्रा में कम होता है, जिससे क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। यहाँ पे अगर हम कोई नल लगाते हैं तो बोरिंग करते टाइम यहाँ पे आता तो वो सूख जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्वीफर कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर आप लिखना चाहें फर्स्ट एक्वीफर की, इस प्रकार की पारगम्य परत में जल तल के ऊपर अप्रवेश से चट्टानों, जल तल, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर अपारगम्य परतों के मध्य, क्या, अप्रवेश से चट्टानों तो अपारगम्य परतों, चिकनी मिट्टी से बनी कटोरे के आकार की अपारगम्य परत उपस्थित होती है। कटोरे के आकार की क्या होती है, एक अपारगम्य परत बनी होती है। ये चिकनी मिट्टी की कटोरी नुमा एक अपारगम्य परत होती है, जिसमें पानी भरा रहता है, जिसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है, जिसमें एकत्रित रहता है। इसी परत को क्या बोलते हैं, हम एक्वीफर बोल देते हैं। इसी परत को हम फर्स्ट एक्वीफर बोल देते हैं। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट एक्वीफर। फिर हम बात करते हैं कन्फाइंड एक्वीफर की। ये आपने इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्वीफर की आप लोग फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब अभी आप अगर ये फिगर बना देते, बहुत ज़्यादा कुछ लिखते भी नहीं, तो भी आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, और कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, कन्फाइंड एक्वीफर वो एक्वीफर जिनमें क्या होता है, ऐसी जैसे क्या होता है, दो मतलब कि अपारगम्य परतों के बीच अगर एक परत फंसी हो, अब ये हमारी क्या है, एक
से और बना लेते हैं, फिर आपको समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इम्परवियस लेयर हो गया, ये भी इम्परवियस लेयर हो गया, और ये क्या होगा हमारा, परवियस लेयर हो गया। ठीक है, तो इसी परत को क्या बोल देते हैं हम, इसी को बोल देते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। जब क्या होता है, दो इम्परवियस लेयर के बीच में कोई एक अपारगमी परत होती है, और वहाँ से जब वाटर लिया जाता है, यहाँ से क्या करते हैं, होल करके हम यहाँ से वाटर लेते हैं, तो इस परत को क्या बोलते हैं हम, कन्फाइंड एक्वीफर बोल देते हैं। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, इस प्रकार की परत में क्या होता है, उपस्थित जो भौमजल होता है वो भूमि तल की ढाल के अनुरूप होता है। इसमें भूमि की तल की सबसे पहली परत, सबसे पहली जो पारगम में परत होती है जिसके ऊपर कोई अन्य अपारगम परत ना हो, उसको कहते हैं, अब क्या, परिरुद्ध मतलब बंधा हुआ। ठीक, कन्फाइंड मतलब परिरुद्ध परत, और अनकन्फाइंड मतलब अपरिरुद्ध परत। कन्फाइंड मतलब परिरुद्ध, परिरुद्ध मतलब कि बंधा हुआ। ये क्या है, इन दोनों के बीच में ये बच गए। जैसे आपकी तो गर्लफ्रेंड, तो और दोनों को पता चल गया कि ये उनसे बात करता है, उसको पता चल गया ये उनसे बात करता है, तो आप क्या, दोनों के बीच में फंस गए, तो आप वहाँ पे कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में क्या, कन्फाइंड एक्वीफर कहलाएंगे। ठीक, और अगर आपके पास एक ही गर्लफ्रेंड है तो आप तो भाई ऊपर रह सकते हैं ना, ऊपर रहेंगे, तो वो क्या होगा, अनकन्फाइंड एक्वीफर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स को इस चीज़ से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, लेकिन जब तक आप कुछ कर ना लीजिए तब तक इन सब के चक्कर में मत पड़िए। ये गर्लफ्रेंड और GF VF ये सारी चीज़ें सब समझ लीजिए कि बस माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कोई मतलब नहीं होता इनका। ठीक है, आज हैं कल नहीं रहेंगी, इसलिए इन सब के चक्कर में अगर ना ही पढ़िए तो आप सभी का बहुत बढ़िया, आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आजकल लोग कौन सुनता है, सबको ज़रूरत है, हमको चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, जहाँ देखो वहीं पे लगे रहते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें सही नहीं, जब तक सक्सेस ना हो जाए तब तक इन सब की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, खैर। ठीक है, ये परवियस लेयर हो गया जिसको हम कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो अगर ये परवियस लेयर यहाँ पे होती, ठीक है, ये परवियस लेयर, इसको क्या बोल देते हैं हम, यहाँ से अगर पानी ले रहे हैं तो इसको अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर बोल देते हैं, एक्वीफर। ठीक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बताया हमने, लेकिन क्या चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बस चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही तो हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। नहीं समझ में आ रही है, देखो यही चीज़ें कई लोगों को समझ में तुरंत आ जा रही होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रही होंगी। तो उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है, वो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ यहाँ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, बैठे यहाँ हैं, खा रहे हैं समोसा, कहाँ समझ में आएगा बताइए आप लोग। तो कोई बात नहीं, खैर उनके लिए कोई उनका ऊपर वाला विचार है ना, तो उनको कुछ नहीं समझा सकता। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले हैं वो आराम से बैठ के पढ़िए। ठीक है, ये हुआ परवियस एक्वीफर के बारे में। ठीक, इम्परवियस एक्वीफर क्या होता है, इम्परवियस एक्वीफर हमने आपको जहाँ से पानी नहीं निकाल सकता वो इम्परवियस एक्वीफर होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या सर, सरफेस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ही आपके काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद फ्लो ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर, ये भी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी काम की चीज़ें वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये दूसरा चैप्टर भी आपको ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर क्या था, ये सोर्स ऑफ वाटर था। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर के आते हैं, जल की मात्रा। ये चैप्टर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका मेन जो WWE शुरू होता है। सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ वाटर की ही बात कर लेते हैं। जब भी हम वाटर कहीं सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको कितनी मात्रा की ज़रूरत होती है, कैसे पता करेंगे हम कि कहाँ पे किस शहर में कितने पानी की आवश्यकता हमको है। ठीक है, तो उसी हिसाब से तो वाटर सप्लाई होगा। पूरा एक बार तो ऐसे नहीं देंगे जितना पानी चाहिए आप लोग यूज कीजिए, नहीं, आपको फिक्स अमाउंट में ही पानी दे देता है। आप इतना ही पानी, जैसे क्या होता है ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं ना, अब किसी को कम भी नहीं पड़ना चाहिए
अब एक मिनट, चूँकि क्या होता है ना, हाँ, चूँकि क्या होता है कि हम देखते हैं कहीं किसी को नहाने में 5 लीटर 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है, वहीं किसी को नहाने में 20 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है, और वहीं किसी को नहाने में 30 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है। तो हमको कैसे पता चलेगा हमको कितना पानी देना है, कि एक को 10 को, एक को 20 को, एक को 30 को जरूरत पड़ रही है। तो ऑन एन एवरेज क्या करते हैं, तीनों का एवरेज हम ले लेते हैं, 10 20 30, ठीक है। अब कितना हो गया, 50, ठीक है, और 10 60, 20 लीटर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अगर वहाँ पे 100 लोग नहाना, 100 लोगों को नहाना है, तो हम 20 लीटर के हिसाब से, एक व्यक्ति 20 लीटर के हिसाब से पानी वहाँ पे देंगे, तो हमको यहाँ पे 2000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एवरेज लेके वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि हमको चूँकि कंफर्म नहीं है किसी को, कभी हमको मान लेते इस टाइम नहाने में हम कपड़ा उपड़ा नहीं धुल रहे तो हम 2 बाल्टी में नहा ले रहे हैं। अगर हमको कल कपड़ा गंदा हो गया, क्या होगा, हम कपड़ा आज नहीं धुले, आप इंजीनियर होने वाले हैं, इंजीनियर लोग हफ्ते में 2 बार नहाते हैं, ठीक है। ठीक, तो क्या होता है, इंजीनियर लोग हफ्ते में 2 बार नहाते हैं, तो उनको पानी की आवश्यकता 2 दिन की ओर पड़ती है। वो नहाएंगे तो 2 बाल्टी सबको लगती है, तो उनको 8 बाल्टी लगेगी, तो उनको पानी की जरूरत पड़ेगी। उस दिन पानी की खपत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसी हिसाब से उनको पानी देने की जरूरत, उसी हिसाब से एवरेज निकालते फिर पानी को सप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर में पहले आपका आ जाता है कि क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर डिमांड, पर कैपिटा डिमांड कितना होता है। सबसे पहले तो पर कैपिटा डिमांड निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन में बनाया है कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर, ठीक, तो इसको बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा डिमांड होता क्या, पर कैपिटा क्या होता है, क्या कहाँ से आया ये वर्ड। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर है, सबसे पहले बात करते हैं वाटर डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है। हमको जरूरत पड़ती है, एक तो पड़ सकते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, दूसरा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तीसरा पड़ सकता है हमको पब्लिक यूज़ के लिए, फिर फायर फाइटिंग के लिए। कहीं आग लग गई अचानक से शहरों में, तो कहाँ पानी खोज जाएंगे, वहाँ पे नल भी नहीं मिलता, कुआं भी नहीं मिलता, कहाँ पानी खोज जाएंगे, तो वहाँ पे फायर हाइड्रेंट लगाए जाते हैं। फायर हाइड्रेंट क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है, फायर फाइटिंग और लीकेज के लिए हमारा पानी लीकेज होता है। जब भी हम कहीं पानी देखते हैं लीकेज होता है, चोरी हो जाती है पानी, ठीक है। पानी चोरी भी लोग करते हैं, वो उसको भी तो हमको काउंट करना है कि इतनी पानी अगर चोरी हो रही है, इतनी पानी अगर चोरी हो रही है तो हमको उसको भी ऐड करना, उतना भेजना पड़ेगा। अगर वो चोरी को पकड़ ले तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ रहे तो हम मान के चलते हैं कि हाँ पानी इतना चोरी हो रहा है, मान के चलते हैं कितना पानी चोरी है, तो उस हिसाब से हम पानी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भेजते हैं ताकि लोगों को समझे। तो इसमें आप लोग कॉलम एक बनाइए जिसमें एक तरीके का विवरण और प्रति व्यक्ति जल की खपत, मतलब कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर। पर कैपिटा, कैपिटा क्या होता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम बार बार कैपिटा बोल रहे हैं, चलिए कैपिटा की बात कर लेते हैं। कैपिटा मतलब पर पर्सन, पर पर्सन मतलब एक आदमी, ठीक। हम बोल रहे हैं पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर, एक प्रति व्यक्ति खर्च, जल की खर्च, प्रति व्यक्ति जल की खर्च, खपत, प्रति व्यक्ति जल की खपत कितनी होती है, ये इसका मतलब है। चलिए बात करते हैं, वो अलग अलग सबके लिए यूज़ के लिए बात करते हैं, ठीक है। कैपिटा आयोग आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या, घरेलू उपयोग के लिए। अगर हम डोमेस्टिक यूज के लिए देखते हैं, ठीक है। अब एक सबसे पहले देख लेते हैं डिमांड ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। ये देखिए दिमाग कहाँ रहता है, आप लोग भी नहीं ध्यान देते, बताइए, गलत बात है ना, सॉरी। सबसे पहले डोमेस्टिक यूज, क्या बताएं, आप लोग सोचेंगे सर जी की इंग्लिश बेकार हो गई। डोमेस्टिक यूज के लिए, दूसरा इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल
एंड कॉमर्शियल, डोमेस्टिक यूज हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल हो गया। फिर इसके बाद क्या हो सकता है हमारे लिए, पब्लिक यूज। जैसे पब्लिक यूज भी बताते हैं आपको, पब्लिक यूज, पब्लिक यूज फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग। और फिफ्थ जो होता है ये वेस्टेज एंड लीकेज, वेस्ट एंड लीकेज, लीकेज। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू यूज के लिए, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, कमर्शियल मतलब कि व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग के लिए। ठीक है, पब्लिक यूज मतलब सार्वजनिक उपयोग के लिए, अग्निशमन के लिए। वेस्ट मतलब कि हो जाएगा, लीकेज मतलब अपशिष्ट एवं रिसाव, लीकेज मतलब रिसाव होता है। यूज, यूज क्या होता है, ये यूज थोड़ी हो, ये जब भाई चोरी हो रहा है तो ये यूज थोड़ी हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके, डोमेस्टिक यूज के लिए। तो चलिए बात करते हैं डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूजेज। कॉलम आप लोग बनाइएगा एक छोटा सा, यहाँ पे लिखेंगे आप पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर लीटर में। यहाँ पे लिखेंगे विवरण, फर्स्ट पहला क्या लिखेंगे, पहला पीने के लिए हम कितना यूज करते हैं, मान लेते हैं पीने के लिए कितना यूज करते हैं हम, 5 लीटर। ठीक है, सेकंड मान लेते हैं हम भोजन बनाने के लिए कितना यूज होता है हमारा, भोजन बनाने के लिए 5 लीटर। पीने के लिए हो गया, भोजन बनाने के लिए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, कपड़े धुलेंगे, बर्तन धुलेंगे, घर आदि धुलाई करेंगे ना, फिर धुलाई करेंगे, घर वाले आपकी भी धुलाई करेंगे, नहीं तो पढ़ लीजिए, फिर धुलाई हो जाएगी, समझ रहे ना भैया। धुलाई हम लिख दें, धुलाई के लिए आप क्या धुलना है वो सब आप समझिए, कपड़ा हो गया धुलना, बर्तन हो गया धुलना, गाड़ी हो गया धुलना, जो भी आपको धुलना है। इसके लिए कितना हम लेके चलते हैं, इसके लिए हम लगभग 50 लीटर, 50.5 लीटर लेके चलते हैं। ठीक, कितना, 50.5 लीटर। और फिर शौचालय के लिए, शौचालय के लिए ये लगभग 24.5 लीटर लेके चलते हैं। लीटर तो लिख दिए ऊपर, का है बार बार लिख रहे भैया, का हो गया दिमाग को आपके सर जी, जयसवाल जी क्या हो गया आपके दिमाग को। नहाने के लिए मान लेते हैं आपका 25.5 लीटर यूज हो रहा है, नहाने के लिए 25.5 लीटर आपने मान लिया। फिर छठवां काम क्या करेंगे भाई, नहा लिए, कपड़ा धुल लिए, शौचालय हो आए। ठीक है, अब पशुओं को पानी वानी पिलाएंगे कि नहीं भैया, ये बताओ हैं। पशु भाई सब जगह तो नहीं रहते, लेकिन किसी किसी जगह रहते हैं। पशुओं के लिए 17.5 लीटर ले लेते हैं। और जो लास्ट है वो किसके लिए लेंगे, अब आप लोग बताइएगा। इसके बाग बगीचा होगा, फूलदान होगा किसी का, तो उसमें पानी के लिए बगीचों के लिए माफ़ कीजिएगा 7 लीटर पानी इसके लिए लेते हैं। अब आप सबको ऐड करके हमको बताइए, 135 लीटर टोटल लेते हैं किसका, डोमेस्टिक यूज के लिए। एक बंदे के लिए पर कैपिटा डिमांड कर रहा है, एक व्यक्ति के लिए। जैसे क्या होगा अगर आपके शहर में, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 135 लीटर एक बंदे के लिए आ रहा है। मान लेते हैं आपके घर में 5 लोग हैं, तो आपके लिए कितना हो जाएगा, 135 गुणे 5 आप लोग कर लीजिए, कितना हो जाएगा,
13 × 5 = 65 को 5 × 25 ठीक है। आपकी कैलकुलेशन कितनी बेकार हो गई सर जी। वही हमने सोचा 13 × 5 = 65, ये हो क्या रहा है हमारे साथ 175 के जब। तो आपके घर में कम से कम इतने लीटर मतलब 675 लीटर की टंकी होनी चाहिए अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, डिजाइन होता है सारी चीज़। ये हो गया डोमेस्टिक यूज। अब हम बात करें ये IS 1172/2012 के लिए ये है। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अगर बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, पर कैपिटा टोटल वाटर कंजम्पशन पर डे पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन कितना होगा एक दिन में, टोटल मिला के, इंडस्ट्रियल पब्लिक सब मिला के। अब उसको देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं टोटल पर डे पर कैपिटा, पर डे पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम। इंडिया में रहते तो भाई इंडिया की बात करेंगे। ये लिखा गया यहीं पे कर देते हैं। कहाँ चाह रहे हो भैया, कहाँ चाह रहे हो बच्चों, कहाँ है गलत करा रहे हो, बार बार लिख के खुद गलत कर रहे हो, बच्चों को भी गलत कर रहे हो, गलत बात है ना। कहाँ है डोमेस्टिक यूज के लिए हमने देखा 135 लीटर, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के 50 लीटर एक लोग के क्योंकि इंडस्ट्री में अगर पानी पियेंगे थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक व्यक्ति के लिए इतना हम कर रहे हैं। और रिसाव के लिए मान देते हैं 55 लीटर, सार्वज पब्लिक यूज के लिए मान लेते हैं हम कितना कि 15 लीटर एक लोग मान लेते हैं। 15 लीटर पब्लिक यूज अभी क्या होता है बताते हैं, 15 लीटर मान लेते हैं। फायर फाइटिंग के लिए 55 लीटर, ठीक है, 15 लीटर वेस्टेज मान लेते हैं। 55 लीटर वेस्ट हो जा रहा है, टोटल 270 लीटर, ठीक है। 270 लीटर हमको पानी की जरूरत एक व्यक्ति को पड़ती है। अगर शहर की बात करते हैं किसी शहर में तो वो 270 लीटर की ज़रूरत पड़ती है हमको पर डे पर व्यक्ति के लिए। उस हिसाब से ये डिलीवर किया जाता है डिस्चार्ज पानी को। अब पब्लिक यूज क्या है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए, हॉस्पिटल में गए और आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो आपको प्यास लगी, आपको देखते होंगे साइड में कहीं लगी रहती है, तो ये सब क्या पब्लिक यूज है। फायर फाइटिंग में बता ही दिया आपको कि कहीं पे आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए। वेस्टेज हमने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल कमर्शियल हमने आपको बता दिया, और क्या होगा डोमेस्टिक यूज हमने आपको बता दिया सारी चीज़ें। डोमेस्टिक यूज के लिए आता है, कभी कभी ये आ जाता है, तो डोमेस्टिक यूज आप याद रखिए, ये भी थोड़ा बहुत ये वैल्यू आप याद रखिएगा बस, ठीक। तो अब बात करते हैं एक चीज़, क्या चीज़ सर जी हैं, क्या बात करेंगे हैं। अब देखिए सबके लिए तो हमको पता है, लेकिन फायर फाइटिंग के लिए हमको कितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, चलो उसकी बात करते हैं। इसके लिए ज्ञात करने का हमारे पास कुछ फार्मूले दिए गए हैं। फायर, इसको आपने टेक अ स्क्रीनशॉट देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन फॉर फायर फाइटिंग यूज, ठीक है। आई क्या हो गया होगा। अब बात करते हैं हम फायर फाइटिंग की। तीन फार्मूले 4 फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फ्री मैन फार्मूला। फ्री मैन फार्मूला क्या होता है,
इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं। फ्रीमैन फार्मूला, ठीक, फ्रीमैन फार्मूला ये क्या होता है, क्यू बराबर हम निकालते हैं पी, सॉरी 1135 p/5 + 10, ये हमारे पास क्या होता है, फ्रीमैन फार्मूला होता है। फिर नेक्स्ट आता है कुचलिंग फार्मूला। कुचलिंग फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला जिसका ये केवल फायर फाइटिंग के लिए आप ध्यान दीजिएगा। क्यू बराबर ये होता है कुचलिंग फार्मूला 3182 ये जो पी रखा जाता है ना, पी हमेशा 1000 में होता है, क्या हमेशा 100 में रखा जाए। जैसे अगर आपके पास कितना हो गया 200,000, क्या अगर इसको पढ़ते हैं तो कैसे 200,000 ही लिखा गया है, 200,000 मतलब कि अगर इसको ऐसे पढ़ते हैं तो 2 लाख लिखा गया, तो लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे 200,000, तो यहाँ पे हम 200,000 पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल 200 रखेंगे, क्या 200 रखेंगे। तो ये जो पी हमारा होता है ये हमेशा 1000 में रखा जाता है। और एक हमारे पास फार्मूला निकल के आता है, फ्रीमैन फार्मूला हो गया, चाहे जहाँ पे हम पी रखेंगे हमेशा 1000 में ही रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फार्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फार्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट फॉर्मूला, ये क्या होता है क्यू बराबर, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, इस पे बहुत कम आता है, अधिकतर ये फ्रीमैन और कुचलिंग से क्वेश्चन आपसे के आते हैं। 4647 √p इंटू .01 √p, ये 3 फार्मूले हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, तीनों इजी है, आप ये दोनों याद रख सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। पी हमेशा जो होगा वो रखा जाएगा 100 में। क्यों क्या है अग्निशमन के लिए जल की मात्रा, और पी क्या है प्रभावी स्थान की जनसंख्या। पी ध्यान है, पी पॉपुलेशन है, हमेशा 1000 में रखा जाएगा, जनसंख्या है पी हमेशा 1000 में जो कि रखा जाएगा, ठीक। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पर कैपिटल डिमांड आपको समझ आया। अब चलिए बात करते हैं वेरिएशन इन कंजम्पशन ऑफ वाटर। जैसे क्या जल जब जाएगा तो हमेशा 24 घंटे जल सब जगह नहीं जाता, कहीं जाता 24 घंटे जल जाता, जो वेरिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आय सर ने बताया है कि फ्लक्चुएशन कैसे होता है, पानी में कब ज़्यादा आता है कब कम आता है, फ्लक्चुएशन की बात करते हैं। फ्लक्चुएशन मतलब कि उतार चढ़ाव, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। कुछ लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं सर आप इंग्लिश में पढ़ाए गए, तो ये इंग्लिश में ही बताते हैं, हिंदी में है, लिखते इंग्लिश में है, तो हिंदी इंग्लिश ताकि दोनों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दोनों को कॉमन करके चलते हैं, कोई दिक्कत वैसे आप सभी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेरिएशन इन कंजम्पशन ऑफ वाटर सिस्टम सप्लाई, वेरिएशन इन कंजम्पशन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि आगे भी अभी आपका डिजाइन पीरियड तो हो गया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बतानी है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर नेक्स्ट चैप्टर आपका, फिर वाटर ट्रीटमेंट बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है 2-3 वीडियो कम हो सकता है बनानी पड़े, तो आप लोग ये वीडियो थोड़ा सा लंबी बनाएंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सभी का इसी वीडियो में
कवर हो जाए, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इसे। ठीक है, तो जो वेरिएशन होता है, जो वाटर जब हम देते हैं, जब भी वाटर कहीं पे भेजा जाता है तो वो दो तरह से भेजा जाता है, एक आवरली भेजा जाता है और एक क्या होता है मतलब कि मंथली। एक डेली या फिर आवरली होता है और एक मंथली वेरिएशन होता है। ठीक है, डेली या फिर आवरली वेरिएशन और एक मंथली वेरिएशन। एक होता है डेली या फिर इसको आवरली वेरिएशन और दूसरा मंथली या फिर इसको सीजनल वेरिएशन बोल देते हैं, मंथली वेरिएशन। हमको आवरली पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आवरली वेरिएशन पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आवरली से ही क्वेश्चन आते हैं। मंथली में कुछ होता नहीं। मंथली में क्या होता है, मौसम, जैसे मौसम के अनुसार क्या होता है, मौसम गर्मी का मौसम है तो लोग ज़्यादा नहाते हैं, ज़्यादा पानी की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पानी में भेजेंगे तो वहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे गर्मी के मौसम में ज़्यादा जाएगा, विंटर के मौसम में कम हो जाएगा, बरसात के मौसम में कम हो जाएगा। ठीक, ठंडी में आप लोग जानते हैं इंजीनियर लोग बिल्कुल कम नहाते हैं, हफ्ते में एक बार क्यों नहाते हैं, जहाँ गर्मी में 2 बार नहाते हैं हफ्ते में 1 बार नहाते हैं। अब क्या ही होगा, पानी की भाई जाहिर सी बात है गर्मी पानी की ज़्यादा खपत होगी और ठंडी में पानी की कम खपत होगी। लोग पानी ज़्यादा पीते भी हैं गर्मी में, ठंडी में पानी कम पीते हैं। तो इस अनुसार क्या करते हैं, मंथली वेरिएशन हमारा या फिर सीजनल वेरिएशन जिसको हम बोल सकते हैं होता है। डेली वेरिएशन कैसे होता है, डेली वेरिएशन आप लोग जानते हैं कि आप इंजीनियर है, सो आपको 10 से 5 कॉलेज रहता है या फिर 9 से 5 आप सभी का कॉलेज रहता है। तो सुबह आप लोग 6 बजे उठते हैं, 6 बजे से नहाना धोना, जैसे 6 बजे तो कोई नहीं उठता, 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता होगा, हम बता रहे हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कितने बजे उठता है। ठीक है, तो नहाना खाना पीना धोना, ठीक है, सब वॉश जाना, सारी चीज़ें करते हैं आप कब, 6 से 9 के बीच में, 10 के बीच में आप ये सारी क्रियाकलाप करते हैं। तो 6 से लेके सुबह के 6 से लेके 9-10 बजे तक जो होगा ग्राफ वो बढ़ेगा, कंटिन्यूसली बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद आप चले जाते हैं कॉलेज, सब चले जाते हैं कॉलेज, सब किसी को काम पे जाना रहता है, किसी को कॉलेज जाना रहता है, किसी को मतलब कि अपनी जॉब है, किसी को जाना रहता है, किसी को अपना ठेला लगाने जाना रहता है, जो भी मतलब कि डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं अपने इंडिया में, तो सबको अलग अलग जगह जाना रहता है। तो वो क्या होता है 6 से 9 के बीच में पानी ज़्यादा यूज होता है। फिर लेके 9 बजे से लेके फिर क्या होता है 4 बजे तक कम यूज होता है, फिर 4 से लेके फिर रात के 10 बजे तक यूज ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या होता है, फिर ग्राफ क्या होगा, इसे हमारा चढ़ेगा सीधे। तो ये हमारा आवरली वेरिएशन की कहलाता है या फिर जिसको हम डेली वेरिएशन बोल देते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं चलिए कि कितना वाटर यूज हो रहा है और कितने बजे से लेके कितने बजे तक, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं एवरेज परसेंटेज कंजम्पशन, इधर हम लिख देते हैं रात के 12 बजे, मतलब कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर ऐसे एक एक घंटे का लिखेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 24 घंटे होते हैं हमारे पास, ठीक है, टोटल दिन भर में। तो हम लिखते हैं 12 को, रात के 12 को हम 0 लिखते हैं, देखते होंगे आप 0:01 मिनट 0:02 मिनट, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 कहाँ बजेगा फिर भाई, चलो ठीक है 24 बज के 0 से लेके 24 है। अब क्या करते हैं, अगर ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा तो है ना एकदम 0 तो होगा नहीं वाटर, ऐसा तो है नहीं कोई कभी नहीं कभी यूज करेगा ना, थोड़ा बहुत तो हमेशा यूज करेंगे। तो अगर ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ये जो 6 से लेकर 9 के बीच का ये जो टाइम होगा ना, ये कुछ ग्राफ हमारा आप देखेंगे कि कुछ ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद ऐसे आएगा, 4 बजे तक क्या होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर 4 बजे के बाद क्या होगा, ये फिर ऐसे हो जाता है, फिर 12 बजे क्या होता है, ऐसे आ जाता है। ये थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे
ये 10 बजे तक आप देखेंगे पानी का यूज ज़्यादा होता है, यहाँ से बढ़ना चालू होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच आप देखें कि यहाँ पे आप लिख देंगे आवर, यहाँ पे परसेंटेज कंजम्पशन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, आप इसको कंजम्पशन, इसको पीक डिमांड को देते हैं, ठीक है। पीक डिमांड क्या होता है, एक ऐसा डिमांड, ठीक है। अगर हम पीक डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग लेना चाहते हैं, क्या होता है 6 बजे से 10 बजे तक, सुबह शाम के 6 से 9 क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी की हमको आवश्यकता होती है। जैसे क्या होता है, अगर जब साप्ताहिक अवकाश होता है, त्यौहार होता है, तो इन सब में भी क्या होता है, हमको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। लेकिन करते हैं हम प्रति घंटा जो अधिकतम जल की मांग, औसत प्रति घंटा जल की मांग की तुलना में क्या होता है 80 से 200% तक बढ़ जाता है, समझिए। प्रति घंटा जो अधिकतम जल की मांग होती है और औसत जल की मांग होती है, इनकी तुलना में क्या होता है 80 से 200 लीटर 200% तक बढ़ जाती है। और इसी समय को ही पीक डिमांड कहते हैं, जब क्या होता है पानी की खपत सबसे ज़्यादा होती है। पीक मतलब चोटी, मतलब सबसे ऊंची, सबसे ज़्यादा, जब पानी की खपत सबसे ज़्यादा होगी तो वो हमारा क्या पीक डिमांड कहलाता है। जब हमको पानी की खपत ज़्यादा होती है तो ये हमारा मान लेते हैं पीक डिमांड है, पीक डिमांड है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया कब, 4 से लेकर 10 तक, सुबह 4 से 10, ये मॉर्निंग का हो गया। और अगर इवनिंग की बात करते हैं 6 से 9, इस टाइम लोगों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, ये भी खत्म। चलिए ठीक है, इतना ही बताना था इसमें आपको। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटल डिमांड कंजम्पशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, ये भी आप सभी की आयुष सर ने क्वेश्चंस बनाया है, ठीक है। हम सारी चीज़ आपको बताते चल रहे हैं कि आपके आयुष सर ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़, देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके आयुष सर ने बताई हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो जो हम टॉपिक बता रहे हैं इनको आप टॉपिक को नोट कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर। सबसे पहला सॉल्यूशन में अगर लिखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है क्लाइमेट, मौसम कैसा है, ठंडी का मौसम तो पानी कम यूज होगा, गर्मी का मौसम तो पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लाइमेट की बात करते हैं ऋतु, बाकी आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल, इंडस्ट्री और कमर्शियल, मतलब कमर्शियल जैसे क्या होता है व्यवसाय वसाय होगा तो वहाँ पे भी मतलब कि वही क्या करते हैं हमारे फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्री, कॉमर्शियल, उसके बाद क्या इफेक्ट करता है कि क्वालिटी कैसी है पानी की, और पानी अच्छा नहीं होगा तो लोग क्यों यूज करेंगे ज़्यादा, ठीक है। पानी कम सही नहीं होगा तो पानी लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, ये भी करता है इफेक्ट करता है पानी की, वहाँ पे हमको ज़रूरत कम पड़ेगी देने की। फिर उसके बाद वाटर सप्लाई डिलीवरी अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। अरेंजमेंट अगर ठीक रहेगा तो पानी को कम देना पड़ेगा, अगर वहाँ पे फॉल्ट ज़्यादा तो पानी को ज़्यादा देना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, अगर इसी में जो पाँचवा है, पाँचवें की बात कर हम करते हैं तो क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन, वहाँ की जनसंख्या कैसी कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन। चलिए हमने ये सब के बारे में हमने जान लिया, अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ टाउन की। टाउन की पॉपुलेशन कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कैसे जनसंख्या को हम फाइंड आउट करते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमारे पास 5-6 फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। व्हाट इज द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग?
पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मतलब पॉपुलेशन की किसी भी शहर की जनसंख्या की गणना करना है, पॉपुलेशन की जनसंख्या की गणना करना कहलाता है जनसंख्या का पूर्वानुमान, ठीक है। फोरकास्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगले 10 साल में कितनी जनसंख्या हो सकती है, वो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कहलाती है। अगले 10 साल में, अगले 20 साल, अगले 50 साल में हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो सकती है, इस शहर की जनसंख्या अगले साल कितनी हो सकती है 10 साल में। आप देखते हैं जनसंख्या की जो गिनती होती है, ठीक है, तो कैसे होती है, वो हम वाटर कैसे सप्लाई करते हैं, रिजर्वायर को कैसे बड़ा करते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि अगले 10 साल में इतनी जनसंख्या यहाँ की या इस शहर की बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से क्या करते हैं हम, फोरकास्टिंग करके तब क्या करते हैं वहाँ की रिजर्वायर को हम बनाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की बात करते हैं, पूर्वानुमान। फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान, फोर मतलब पहले, कास्टिंग मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। क्वेश्चन, फोरकास्टिंग मतलब कि जनसंख्या का पूर्वानुमान, आप हिंदी लिखते हैं जनसंख्या का पूर्वानुमान। तो इसके लिए हमारे पास कई फार्मूले हैं। एक तो अरिथमेटिक फार्मूला, अरिथमेटिक, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम ज्ञात करते हैं। दूसरा ग्राफिकल मेथड, क्या, या फिर जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है ये, फार्मूला नहीं है, सॉरी मेथड है, ठीक है। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। फिर आता है हमारा जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। फिर थर्ड क्या आ जाता है हमारे पास, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फिर फोर्थ क्या आ जाता है, इसी में आ जाता है ग्राफ में डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। फिर पांचवा क्या आ जाता है इसी में, ग्राफिकल मेथड, फिर छठवां रहता है कंपैरिजन मेथड। ये 6 मेथड्स होते हैं। आप इनका यूज करके क्या करते हैं, आराम से पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और मान लगा सकते हैं। इनके फार्मूले भी दिए गए हैं, आप बुक से इसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना था तो दे दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर की। क्वालिटी पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर 4, क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस फिक्स है ना, ठीक है, आप जरूर पढ़ लीजिए। अब क्वालिटी ऑफ वाटर, कौन कौन से क्या क्या क्वालिटीज हमारे वाटर की होती हैं जो जिनको हम पीते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पहला तो जल हमारा स्वच्छ एवं पारदर्शी होना चाहिए। स्वच्छ मतलब साफ हमको दिखना चाहिए, पारदर्शी मतलब एक पार इधर से दूसरी तरफ हमको उस वाटर से दिखना चाहिए। जैसे एक बॉटल में अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर को अगर एक तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ हमारे दिखाई देनी चाहिए। जैसे शीशा होता है, शीशे को जो मिरर का जो शीशा ना, पीछे पॉलिश लगा था, पॉलिश को छोड़ा दीजिए, आर पार हमारे दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहा है तो वो क्या है, हमारा जो पानी है वो पीने के योग्य है। नेक्स्ट क्या है, जल की कठोरता। जल में कठोरता नहीं चाहिए। हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। थोड़ा सा हार्डनेस के बारे में आपके आयुष सर ने शॉर्ट बनाया, शॉर्ट देखिए, शॉर्ट आयुष सर ने आपको बनाया, तो आपको शॉर्ट देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। शॉर्ट देख लीजिए, आपको हार्डनेस की वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। रोगजनक जीवाणु को रहित होना चाहिए। फिर कहते हैं मैग्नीशियम की बाइक कार्बोनेट सल्फेट एवं क्लोराइड आदि घुलने, ये सब पैरामीटर्स है आपके किसके,
मतलब कि पीने के वाटर के कौन कौन से ऐसी क्वालिटी है जो उनमें होनी चाहिए, ठीक। ये सारा जल ताज़ा होना चाहिए, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होना चाहिए, तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। जल निलंबित, घुलित एवं क्लोराइड अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए जल में। जल स्वादिष्ट एवं शीतल होना चाहिए। जल को संग्रहण करने में वह ताज़ा एवं शुद्ध बना रहे, ठीक है। पीने योग्य पानी का जो तापक्रम होता है वो 5 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है। ये होता है ड्रिंकिंग वाटर के जो क्वालिटीज होती है। एक आता है हमारा पोर्टेबल वाटर, पेयजल, ठीक है, पीने के लिए सुरक्षित, गुणवत्ता युक्त, घरेलू उपयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त, स्वाद में सुखद अच्छा होता है। एक होता है पॉल्यूटेड वाटर, एक होता है कंटेमिनेटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है और कंटेमिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, जो दूषित जल और प्रदूषित जल। प्रदूषित जल मतलब जिसमें जीवाणुएं होती है, रोगाणुजनक जीवाणु होती है, जिसको हम पी नहीं सकते, उसको पीने से हमको रोग हो जाए। लेकिन दूषित वाटर को हम साफ करके, शुद्ध करके, ट्रीट करके हम पी सकते हैं। दूषित वाटर, प्रदूषित वाटर को हम ट्रीट करके पी नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया। और क्या है इसमें, अब जल में अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, कोलाइडल इम्प्योरिटीज, इन सब करना आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आता नहीं है, ठीक है। TDS क्या होता है, क्योंकि आता है इसमें से क्वेश्चन, TDS और देखिए, चलिए आपको बताते हैं पेयजल की जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले जल का नमूना लेंगे, भौतिक परीक्षण करते हैं, फिर रासायनिक परीक्षण करते हैं, फिर बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण करते हैं, मतलब कीटाणु परीक्षण करते हैं। अब देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है हमारा, फिजिकल परीक्षण जो होगा, इसमें तापमान चेक करेंगे, 40 से 50 फ़ारेनहाइट के मध्य रहना चाहिए, ठीक है। अब हमने आपको बताया 5 से 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो उसका रंग है, उसका रंग को चेक करने के लिए क्या टिंटोमीटर आता है, ठीक है। टिंटोमीटर 15 से 20 ppm के बीच में होता है रंग चेक करने के लिए। टिंटोमीटर 15 से 20 ppm के मध्य होना चाहिए जब हम चेक करते हैं टिंटोमीटर के द्वारा रंग। फिर उसके बाद उसका टर्बिडिटी चेक करते हैं। टर्बिडिटी क्या होता है, उसमें कितना मैला, वो कितना गंदा, देखने में कितना गंदा दिख रहा है, उसका क्या कहते हैं हम, टर्बिडिटी बोलते हैं, मैलापन या फिर टर्बिडिटी। जैक्सन टर्बिडिटी रॉड आता है, क्या जैक्सन टर्बिडिटी रॉड आता है, टर्बिडिटी रॉड आता है। 5 से 10 ppm के मध्य होना चाहिए, जो घर में यूज करते हैं उसके लिए, टर्बिडिटी चेक करने के लिए। टर्बिडिटी मतलब मैलापन, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको जब डाटा रहेगा तब जैक्सन टर्बिडिटी मीटर आता है इसमें, ठीक है। टर्बिडिटी रॉड आता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर आता है, किस होती है। टेस्ट जो है टेस्ट वो हमारा सही होना चाहिए, चेक करके आ सकता है, मीठा, कड़वा, खारा, ठीक है, ये होते हैं। फिर ऐसे केमिकल हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, केमिकल मतलब कि परीक्षण होते हैं, ठोस, डिजॉल्व, ये सब सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, ठीक है। डिजॉल्व सॉलिड उसमें कितना है, सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। जो पीने वाले पानी का वो है, ठीक, 6 से 8 के बीच में उसका pH मान होना चाहिए पीने वाले पानी का। ये हो गया आपका ख़त्म। अब नेक्स्ट जो आपका वाटर ट्रीटमेंट, चलिए इसकी बात कर लेते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। इसके बाद कौन सा चैप्टर देख लेते हैं थोड़ा सा। वाटर ट्रीटमेंट के बाद वाटर ट्रीटमेंट, फिर कन्वेंस ऑफ वाटर, लेइंग ऑफ वाटर, बिल्डिंग सप्लाई, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब बिल्डिंग सप्लाई। 2-3 चैप्टर बचेगा। इसके बाद चलिए वेस्ट वाटर का, वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लिए होंगे आई होप, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन तक इस चैप्टर से आ सकते हैं आप सभी के। 10 नंबर तो फिक्स है, 10 नंबर क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने इस चैप्टर से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीट करना, साफ सफाई करना, पीने की योग्य बनाना, वो हमारा क्या वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। वाटर ट्रीटमेंट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा वाटर ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बताते हैं आपको वाटर ट्रीटमेंट की कौन कौन सी मतलब कि मेथड्स क्या क्या होते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, अगर देखिए नदियों से पानी लेते हैं, उसके बाद उसको स्क्रीन करते हैं, छानते हैं। स्क्रीनिंग सबसे पहला प्रोसेस, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर। स्क्रीन कर लिया हमने, छान लिया पानी को। पानी को छानने के बाद अब क्या करते हैं, उसका एरेशन करते हैं, मतलब कि जल का वातन, एरेशन, एरेशन करते हैं, एरेशन ऑफ वाटर। फिर करते हैं थर्ड सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन भी दो तरह का होता है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन जब देखिए स्पेलिंग है सेडिमेंटेशन, फोर्थ। अब अगर फोर्थ की बात करें, सेडिमेंटेशन क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन हमने आपको बताया ना, दो तरह का होता है। अब फिर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, अब इसके बारे में बात करते हैं। फिर क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेशन करते हैं। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या हो जाता है कि फिल्ट्रेशन, सॉरी इनफिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन, इसको निस्यंदक बोल देते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन निस्यंदक हिंदी होती है। हिंदी आपको नहीं समझ आएगी, इंग्लिश आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। 6 पॉइंट में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया। 6 पॉइंट में डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन मतलब जीवाणु, डिसइंफेक्ट मतलब डिस मतलब उसको खत्म कर देना, ठीक। और उसके बाद सॉफ्टनिंग करते हैं। और वाटर की सॉफ्टनिंग हमेशा नहीं करते, जरूरत पड़ती है तो उसकी जरूरत करते हैं सॉफ्टनिंग, नहीं तो फिर वाटर की सॉफ्टनिंग नहीं करते। ये 7 प्रोसेस होते हैं, आप इसको याद रखिए। एक सेडिमेंटेशन हमारा होता है, थोड़ा सा हम बात करते हैं, चरण जी आराम से बात करते हैं सबके बारे में, एक एक स्टेप के बारे में बात करते हैं, तो आप भूल भटक जाएंगे भी। स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग में क्या होता है कि वाटर को हम नदियों से लेते हैं, नदियों को लेने के बाद छन्नी लगाते हैं। छन्नी, आपने चाय छानने वाली छन्नी देखी ना, चाय तो डेली बनाते होंगे यार, आप लोग छानते भी होंगे, सब लोग नहीं बनाते लेकिन कुछ लोग जानते तो सब होंगे, घर में सबके होगा, आप लोग सब जानते हैं। छन्नी होती है, उसी तरह से सेम छन्नी यहाँ पे भी होती है। ये छन्नी जिसमें क्या होता है, वर्गाकार खाने बने होते हैं, उस खानों की जो 3 से 10 mm होता है, ठीक है। खानों का जो आकार होता है वो 3 से 10 mm, 3 प्रकार की छन्नी होती है। स्क्रीनिंग की बात करते हैं, एक फाइन स्क्रीन, महीन छन्नी 3 से 5 mm, 3 से 10 mm सॉरी, ये ऐसे बना होता है ना, तो ये जो होता है ये स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो ये 3 से 5 के बीच में होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से आता है मिडिल स्क्रीन, मिडिल स्क्रीन ये होता है 15 से 35 mm। और फिर कोर्स स्क्रीन, कोर्स स्क्रीन ये मेन पॉइंट्स अगर आप लिख दें तो आपको नंबर वैसे मिल जाएगा, चाहे आप बीच में कुछ भी लिखे रहिए उल्टा सीधा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसको आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होता है कितना, 25 से 50 के बीच में, ये हमारा 25 तक होता है, 25 से 80 सॉरी, ठीक है। ये होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया स्क्रीनिंग। अब ये क्या होता है, एक चीज़ और, स्क्रीनिंग को जब भी हम रखते हैं तो ऐसे सीधा रखेंगे नहीं, सीधा रखते हैं, इसको हमेशा तिरछा रखते हैं। कितने एंगल पे, ये रखते हैं 45 से 60 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, ऐसे पानी हमारे इधर से आ रहा, पानी इधर से आ रहा है तो हम ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे सीधा नहीं रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे रखते हैं
पानी जैसे अगर आ रहा है ना तो ऐसे जितना रखेंगे, ऐसे रखेंगे थोड़ा सा, जिससे क्या होगा वो छनते हुए, इसमें क्या होता है बड़े पार्टिकल जो होते हैं छन जाते हैं। इससे जो भी पानी आता है उसमें बड़े पार्टिकल, जैसे पन्नी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, बड़े बड़े होते हैं, जो इनसे बड़े होते हैं वो छन जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं एरेशन, उसको हवा में उछालते हैं। आपने देखा होगा आजकल एक चल रहा है कि चाय को क्या करते हैं ऐसे उछाल के क्या करते हैं फिर बनाते हैं चाय, देखा होंगे आपने ना। तो वो चीज़ क्या होता है एरेशन की प्रोसेस वही होता है। तो यहाँ पे हाथ से थोड़ी करेंगे क्योंकि ढेर सारा पानी है, तो यहाँ पे मशीनें लगी होती हैं। मशीन द्वारा क्या होता है उसको हवा में उछाला जाता है ताकि उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हवा में उड़ जाए। ठीक है, ये हो गया एरेशन प्रोसेस। फिर बात करते हैं सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन की सबसे पहले आप हिंदी जान लीजिए। सेडिमेंटेशन की जो हिंदी होती है, अब इसमें भी कई मेथड्स हमारे होते हैं एरेशन में। ठीक है, एयर डिफ्यूजन मेथड और स्प्रे नोजल मेथड, ट्रिकलिंग प्लेट मेथड, सोपानिक पाथ मेथड, तो आपको पढ़ने की जरूरत ये सब नहीं है। ठीक है, चलिए अवसादन की बात करते हैं। ये क्या होता है, जल का छन्नीकरण के बाद मतलब कि स्क्रीनिंग करने के बाद भी जल में मिट्टी, सिल्ट, बालू के कण आदि रह जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग होने के बाद यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स तो छट जाते हैं, लेकिन छोटे जो पार्टिकल्स है वो तो रह जाते हैं। तो उनको सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक बनाया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक बनाया जाता है वो कुछ इस तरह से सेडिमेंटेशन टैंक बनाया जाएगा। यहाँ पे बालू डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे लेयर में बालू डाल देंगे जिससे होगा पानी बालू से रिस के क्या होता है नीचे चला आता है। फिर यहाँ से पाइप लगा के पानी आगे भेज देते हैं। ये क्या होता है सेडिमेंटेशन की प्लेन सेडिमेंटेशन हो गया। क्या प्लेन सेडिमेंटेशन हो गया। यहाँ से क्या होगा पानी आएगा धीरे छनेगा छनेगा, फिर इधर से जाएगा, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होता है चला जाएगा। जो अशुद्धियाँ होती है छोटे छोटे कण होते हैं ना वो यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं तो उसमें क्या कोगुलेशन डालते हैं। कोगुलेशन मतलब कि बोल सकते हैं कि एक तरह से क्या होता है कोगुलेशन मीन्स, एक मिनट हिंदी हमको देख लीजिए। कोगुलेशन मतलब कि कोई, एक मिनट बताते हैं कोगुलेशन, स्कंदन, स्कंदन होता है। अब स्कंदन हिंदी आपको नहीं समझा, कोगुलेशन हम आपको बता रहे हैं, कोगुलेशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं अब इसमें कई प्रकार के तुम्हारे, एक कंटिन्यूस फ्लो होता है, एक आराम से इसको रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कई तरह का शेप का होता है। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, इसमें की जो अशुद्धियाँ छोटी छोटी महीन अशुद्धियाँ उनको खत्म करना है। सेडिमेंटेशन में क्या है, सेडिमेंटेशन में कोगुलेशन क्या, जैसे क्या करना है इसमें क्या होता है वाटर रहता है, वाटर में हमारा फिटकरी आप जानते हैं ना, फिटकरी को डाल देंगे तो वो फ्लॉक बना लेता है, गुच्छा बना लेता है। जो उसमें क्या होता है कि अशुद्धियाँ होती है ना, अशुद्धियों को गुच्छा बना लेता है। और गुच्छा क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपने सॉइल में पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमने आपको बताया था जब पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो वहाँ पे। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं वो जो खत्म नहीं होते, उनको जब महीन होगा तो वो उड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है महीन होगा तो उड़ेगा, सेटल नहीं होगा। तो उसमें डाल देते हैं कोई कोगुलेशन डाल देंगे, जैसे फिटकरी में डाल दिया। फिटकरी डालने के बाद क्या होगा वो गुच्छा बना देगा। गुच्छा बनाने को वो मतलब कि वजन हो जाएगा, उसका वजन होने के बाद वो नीचे धीरे धीरे क्या होगा सेटल हो जाएगा। फिर ऊपर पानी को करते हैं हम आगे ले जाते हैं, आगे प्रोसेस क्या करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर उसको फिल्टर करते हैं। वहाँ पे फिल्टर आप जानते हैं फिल्टर कैसे क्या होता है। फिर डिसइंफेक्शन, अब डिसइंफेक्शन मतलब क्लोरीन उसमें डालेंगे। क्लोरीन उसमें डिसइंफेक्शन मतलब उसमें जो कीटाणु रह गए, जीवाणु रह गए, उसको मारने का काम। यहाँ तक तो जो उसमें अशुद्धियाँ थी वो मार रहा था, अब उनको कीटाणु जीवाणु कैसे खत्म होगा, वो तो नहीं खत्म होगा ना। तो क्या होगा, एक मिनट आप लोग रुकेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं अब डिसइंफेक्शन करते हैं। मतलब कि क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो जीवाणुएँ होती है, कीटाणु हमारे उसमें रह जाते हैं महीन महीन, तो उनको ख़त्म करने के लिए करते हैं इसमें हम क्लोरीन डालते हैं। आपने सुना होगा कि पहले पुराने ज़माने में लोग क्या करते कुएँ का पानी पीते थे, तो कुएँ में क्या करते थे वो लोग क्लोरीन डाल देते थे। क्यों, एक आती थी क्या कहते हैं लाल दवा नाम KMNO4 आती थी, उससे भी क्या होता था वो क्लोरीन शायद होता था ना, KMNO4 को भूल जाइए, वो छोड़िए, वो शायद
थोड़ी सी मिस्टेक है। तो क्या होता है कि डिसइंफेक्शन करना हमको क्या करना है कि जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लोग क्या कहते हैं कि पानी को उबाल के पीजिए। उबाल के क्यों कहते हैं कि पीजिए? क्योंकि उसमें जो भी जीवाणु रह गए हैं, कीटाणु है, वो मर जाए, वो पानी और भी शुद्ध हो जाए। इसलिए क्या कहते हैं, आप उसको मतलब कि बॉयल करके पीजिए। या फिर कुएं में क्या करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं। उस क्लोरीन से क्या कहते हैं, उसमें जो जीवाणु कीटाणु होते हैं सारे मर जाते हैं। तो क्लोरीनेशन एक प्रोसेस हो जाता है वहाँ पे। डिसइंफेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक क्लोरीनेशन प्रोसेस हो जाता है। तो क्लोरीनेशन प्रोसेस भी हमारे कई तरह से होता है। एक तो क्लोरीनेशन हो गया, फिर प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, फिर सुपर क्लोरीनेशन, कई तरह के होते हैं। आपको प्री और पोस्ट 2 क्लोरीनेशन आपको पढ़ना है। एक क्लोरीनेशन यहाँ पे करते हैं हम कि सेडिमेंटेशन से पहले, इसको प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। और दूसरा क्लोरीनेशन हम डिसइंफेक्शन के टाइम करते हैं यहाँ पे, तो ये पोस्ट क्लोरीनेशन हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन के भी क्या करते हैं, हम उसमें एक्स्ट्रा क्लोरीन डाल देते हैं जिससे वो रेजिडुअल जो मतलब कि अवशिष्ट के रूप में बचा रहे, जो क्लोरीन है वो बचा रह जाए, ताकि जैसे क्या होता है बाद में कीटाणु अगर उसमें आते तो वो मर जाए, तो वो हमारा रेजिडुअल क्लोरीन होता है। ठीक, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम डिसइंफेक्शन करते हैं। और अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन हमने आपको बताया ना क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन में हमारे कई तरह की फिल्ट्रेशन, जैसे स्लो सैंड फिल्टर और मतलब ग्रेविटी फिल्टर, कई तरह की फिल्टर्स होते हैं। आप इन फिल्टर्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कभी कभी आता है कि स्लो सैंड फिल्टर का फिगर बनाइए। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन आप सबका आ जाता है कभी, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर डिसइंफेक्शन होगा, फिर सॉफ्टनिंग करते हैं। अगर आवश्यकता होती है तो वाटर की सॉफ्टनिंग की जाती है, नहीं तो फिर एक सॉफ्ट वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है। इसके बारे में आपके आयुष सर ने शॉर्ट्स के रूप में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उस शॉर्ट से देख सकते हैं कि हार्डनेस क्या होती है, ठीक, कठोरता क्या होती है, वाटर की कठोरता क्या होती है, हमको सॉफ्टनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक, बाइकार्बोनेट अगर रहता तो जो मतलब कि हार्डनेस उसमें रहती है। हार्डनेस कई तरह की होती है, किस किस चीज़ के कारण हार्डनेस होती है, ये आपको शॉर्ट्स के रूप में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस तक इसका वाटर ट्रीटमेंट का। सबसे पहले क्या किया हमने, नदी से पानी लिया, पानी का लेने के बाद हमने स्क्रीन कर लिया, उसको छान लिया ताकि उसको बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, अशुद्धियाँ, वो उसमें से हट जाए। फिर एरेशन किया, हवा में उसको उछाला। फिर सेडिमेंटेशन किया, प्लेन सेडिमेंटेशन किया। प्लेन सेडिमेंटेशन करने के बाद क्या किया, प्लेन सेडिमेंटेशन है तो इसमें क्या किया, हमने छान के हटा दिया। फिर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती है उसको मारने लिया करते हैं हम, उसमें पानी कोई कोगुलेशन, जैसे कि मान लेते हैं हम फिटकरी डालते हैं ताकि वो गुच्छा बना ले, फ्लॉक बना ले, और फ्लॉक बना के नीचे बैठ जाए। ठीक है, फिर फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन हमारे कई प्रकार के फिल्ट्रेशन होते हैं, उनसे क्या क्या हमने इसको फिल्टर कर लिया। फिर डिसइंफेक्शन किया, फिर इसका सॉफ्टनिंग कर दिया। ये क्या हुआ, अब यहाँ सॉफ्टनिंग के बाद हम क्या करेंगे, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतना प्रोसेस करते हैं रिजर्व, मतलब कि हम वाटर पढ़ रहे हैं कहाँ से, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सोर्स से हमने वाटर लिया। उसके बाद इतना प्रोसेस करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम भेजते हैं आगे लोगों तक पहुँचने के, ताकि वो यूज कर सकें। ठीक है, ये क्या हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। तो आयोग की चीज़ें आपको समझ आएगी। ये क्या हुआ, ये आपको यहाँ से समझ में सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट आपका आता है कन्वेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वितरण, जल का वितरण कैसे करते हैं। अब इसमें आपको पाइप फिटिंग पढ़ना पड़ेगा अच्छे से पूरा। ठीक है, और पाइप मटेरियल, पाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो कन्वेंस ऑफ वाटर, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, ये चैप्टर खत्म करते हैं यहीं पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेंस ऑफ वाटर। पाइप, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है हमारा, कि जल का वितरण। कन्वेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह से आप बोल सकते हैं, परिवहन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी, अगर हम कन्वेंस ऑफ वाटर की, तो वहाँ पे हमको पाइप की ज़रूरत पड़ती है, पाइप और कई फिटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बात करते हैं उसकी। ठीक है, कन्वेंस ऑफ
वाटर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंस मतलब एक जगह से दूसरे जगह पानी को ले जाना। टाइप्स ऑफ पाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ पाइप। इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप की चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। वीडियो लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे 34 मिनट की 35 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। तो आज ही होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि हमारे चैनल पर डिप्लोमा की सिविल इंजीनियरिंग चाहे 3rd सेमेस्टर हो, चाहे 5th सेमेस्टर हो, चाहे 4th सेमेस्टर हो, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो उनको भी बताइए चैनल के बारे में। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने एनालिटिक्स किया, वहाँ पे 67% स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, 33% लोगों ने केवल सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगर आप वीडियो को आगे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ, ठीक है। ये एक चैप्टर में हमने 5 एक वीडियो में 5 चैप्टर कवर कर लिया, ठीक है। तो चलते हैं, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।